नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त तो चला है खबर दिन भर का। चलिए शुरुआत करते हैं। दिल्ली में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन समापन हो गया है। इस दौरान 2024 में महारण को लेकर मंथन किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के जल मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सादिक खान ने। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। स्वतंत्र देव सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज अधिवेशन का समापन हुआ। शानदार, दिव्य और भव्य जितने भी प्रस्ताव आए आदरणीय मोदी जी का समापन हुआ। वास्तव में किस उद्देश्य और किस लक्ष्य के लिए हम काम करते हैं, एक गरीब के कल्याण के लिए, ये देश के सम्मान के लिए, जो पंक्ति के अंतिम व्यक्ति है उसको मान सम्मान भरपेट भोजन मिले, इसके लिए सरकार बनाते हैं। हम लोग कांग्रेस सपा बसपा नहीं है कि सत्ता बनाकर लूटें। भ्रष्टाचार मुक्त एक गरीब की सेवा के लिए सरकार बनाते हैं और गरीब के कल्याण के लिए सरकार। सर, जिस तरह से गठबंधन है, इंडिया गठबंधन को किस तरह से देखते हैं? मोदी जी की लोकप्रियता है, स्वीकारता है। वह कांग्रेस सपा बसपा भ्रष्टाचार करने के लिए, आप देख रहे हैं राज्यों में सरकार जैसे उनके है, इसलिए लूटने के लिए बनाते हैं। हम गरीब की सेवा करने के लिए बनाते हैं। तो धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश के जल मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से हमसे बातचीत की है। वीडियो जर्नलिस्ट आचू के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। दिल्ली में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन हो गया। बता दें कि इस दौरान 2024 के महारण को लेकर मंथन किया गया। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सादिक खान ने। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 400 पार का लक्ष्य दिया गया है। सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह पूरा देश और दुनिया का यानी सामने एक मॉडल रखा है और जिसके कारण पूरे दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री मोदी सर्वमान्य नेता कहलाए जा रहे हैं। और भारत के अंदर जिस तरह उन्होंने इन 10 वर्षों के अंदर विकास के कार्य किए हैं, जो झड़ियाँ लगाई हैं, आम जन को आत्मसात लेते हुए आगे बढ़े हैं, युवाओं से लेकर महिलाओं से लेकर किसानों को और गरीब कल्याण, गरीबों की चिंता की है। तो वो उसको देखते हुए आने वाला समय प्रधानमंत्री मोदी फिर तीसरी बार बनेंगे और निश्चित है कि 2047 में हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। और यही नहीं तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व की चिंता करने वाला यह भारत बनेगा। इस प्रकार का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व। सर, उत्तराखंड में क्या रहेगा इस बार? उत्तराखंड के अंदर 5 सीटें हम लोग आएंगे और जिस तरह अटल जी ने राज्य दिया था, विशेष राज्य का दर्जा था, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका संवारने का काम किया। चौमुखी विकास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ का हुआ है। सड़कों का जाल देखें, ऑल ओवर रोड, भारतमाला रोड, नेशनल हाईवे रोड, पूरी तरह पाट दिया है। और यही नहीं, आजाद भारत में पहली बार पहाड़ में ट्रेन का चढ़ना और वो भी 120 किलोमीटर रोड का कर्णप्रयाग तक होना, 117 सुरंग के नीचे, टनल के नीचे जाना, ये अपने आप में विशेष है। और मैं कहता हूँ केदारनाथ, बद्रीनाथ का जिस तरह विस्तारीकरण उन्होंने किया है वो सबके सामने है। लाखों की संख्या जो उमड़ पड़ रही है, यह विकास बोलता है। और उसी को देखते हुए मैंने कहा ना कि पूरी 5 सीटें हम लोग वहाँ भी जीत गए। सर, अब तो कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है। देखिए, कांग्रेस तो लड़ने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही है। उसकी तो मजबूरी है कि कांग्रेस को बचाना। यह है केवल इतना है कि कैंडिडेट चेहरे दिखाना, बाकी वो कहीं नहीं है। जनता उनको नकार चुकी है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार हम 400 पार के लक्ष्य के साथ जीत हासिल करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आचू के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। बात करेंगे अगली खबर की कि दिल्ली में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन हो गया। इस दौरान 2024 के महारण को लेकर मंथन किया गया। वहीं केंद्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सादिक खान ने। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। हमारे साथ केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली जी। सर, 400 पार का लक्ष्य दिया है, किस तरह से देखते हैं आज दूसरा सत्र अधिवेशन का? देखिए, जिस तरह से इस 10 साल में काम हुई है, अब बताया, मैं पेट्रोलियम मंत्री हूँ, मैं पेट्रोलियम और श्रम विभाग मंत्री, राज्य मंत्री हूँ। आओ आप लोग कहना चाहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से काम हुआ है, पूरा विश्वास है कि मोदी जी फुल कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं 370 में मिलेगी। और मैं भी फुल कॉन्फिडेंस में आपको बताना चाहता हूँ 370 सीट भारतीय जनता पार्टी की मिलेगी और 400 पार एनडीए को मिलेगी। क्योंकि असम में 14 सीट है और आपको बताना चाहता हूँ 12 सीट हम जीतेंगे। 2019 में हम 9 सीट जीते थे। अब इसी तरह से हर एक स्टेट में, अब तमिलनाडु में भी हमारी सीट बढ़ेगी। हमारा
केरल में खाता खुलेगी, ऐसे नए नए एरिया में भी हमें सीट मिलेगी, पूरा विश्वास है। और इसीलिए कहते हैं कि 370 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 400 पार एनडीए जीतेगी। क्योंकि ये 10 साल में जो हमने काम किया है, जैसे मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट में हूँ, नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ 7 एयरपोर्ट था, अब 14 एयरपोर्ट बन गए हैं। इसी तरह से हर एक स्टेट में काम हो रही है। तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारी नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। 370 धारा हटा दिया गया है, 370 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 400 पार एनडीए जीतेगी। सर, यहाँ अधिवेशन हो रहा है, कांग्रेस राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, कौन सी न्याय की बात करते हैं। मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने 10 साल, वो असम से थे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के बारे में कभी उसने सोचा ही नहीं है। कौन से न्याय किया उन्होंने। और राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाले हैं, अरे कम से कम उसके कार्यकाल में कभी न्याय हुआ ही नहीं नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो ये न्याय यात्रा लोगों को दिखाने के लिए न्याय यात्रा निकाला है, इससे कोई फायदा होगा नहीं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पेट्रोलियम मंत्री रामेश्वर तेली जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार 400 पार लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कराएगी। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आशू के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। दिल्ली में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन हो गया। इस दौरान 2024 के महारण को लेकर मंथन किया गया। वहीं गुजरात के जंगनगर के लोकसभा सांसद पूनम एवं मेंढा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सादिक खान ने। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। गुजरात के जामनगर से लोकसभा सांसद पूनम बेन जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आज प्रधानमंत्री के भाषण के बाद जितने कार्यकर्ता हैं उत्साहित होकर जा रहे हैं, क्या? जी बिल्कुल, आप उत्साह यहाँ देख सकते हैं, उसकी अनुभूति भी यहाँ उपस्थित रह के कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अब बिल्कुल चुनाव के इंतज़ार में है कि एक बार चुनाव घोषित हो, और इसलिए भी वो उत्साह में है, चुनाव की घोषणा की राह में है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस प्रकार के कार्य हुए हैं इस राष्ट्र में कि हर कार्यकर्ता लोगों के बीच अपना सर ऊंचा करके गर्व से लोगों के बीच जा सकता है और उनको भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई के नेतृत्व में वोट देने के लिए भी कह सकता है। क्योंकि आज केवल विकास कार्यों के माध्यम से विकसित भारत के संकल्प के अंतर्गत जिस तरह से आज बेनिफिशरीज का इतना बड़ा वर्ग और गरीबी रेखा से ऊपर उठने वाला भी इतना बड़ा वर्ग जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हो, तो स्वाभाविक है हर कार्यकर्ता में एक उत्साह है कि वो लोगों के बीच जाए और जल्दी से पुनः नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार 370 भारतीय जनता पार्टी की बैठक और एनडीए की 400 पार बैठकों के साथ पुनः इस राष्ट्र की जो विकास यात्रा है उसे आगे बढ़ाए। मैम, अगर बात की जाए 10 साल की, पिछले 10 सालों में गुजरात में कितना विकास हुआ मोदी सरकार में? पहली बार इस राष्ट्र में इस प्रकार की परिस्थिति उभरी है कि जहां केंद्र सरकार हर हाउस होल्ड से जुड़ी है, वो गुजरात हो या अन्य कोई भी राज्य हो। पहली बार ऐसा हुआ है कि हर हाउस होल्ड को जो मिलना चाहिए, उसका जो अधिकार है, उसको सामने से सरकार ने उसके दरवाजे पे दस्तक देके उस तक वो लाभ, वो सुविधा पहुंचाई है। इससे पहले इस प्रकार की व्यवस्था हमने कभी नहीं देखी। ट्रांसपेरेंसी जो लाने की कोशिश भी डायरेक्ट बेनिफिशरीज को उनका अधिकार पहुंचा के नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हुआ है, उस प्रकार से भी भूतकाल में कभी ये सब कार्य नहीं हुए हैं। इस देश का किसान हो, इस देश की महिलाएं हो, इस देश का युवा हो या इस देश का गरीब हो, सभी को किसी न किसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने उन तक उनका अधिकार पहुंचाने की, उनके जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश की है। मैम, इंडिया गठबंधन का कुछ असर पड़ेगा इस चुनाव में? फिर बोलिए। इंडिया गठबंधन लगातार राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या मानती है इस गठबंधन? वो कह रहे हैं हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है, इस बार हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। हम सब ये बात जानते हैं कि मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन, कांग्रेस का इंडिया गठबंधन के माध्यम से यही इरादा है कि वो बार बार जो राहुल जी को लॉन्च करते हैं और वो फ्लॉप हो गए हैं आज तक, तो फिर से उनको रीलॉन्च करने का उनका प्रयत्न है। पर इस देश की जनता बहुत ही जागरूक है और सभी ये जानते हैं कि ये गठबंधन में हर एक
जो नेता है वो केवल अपने परिवार को कोई अपने बेटे को, कोई अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने की एक कोशिश में है। और पहली बार जो बार बार आज तक राहुल जी आज तक रिजेक्ट होते आए हैं, और भविष्य में भी इस देश की जागरूक नागरिक उनको फिर से एक बार रिजेक्ट करेगी। और ना उनमें नेतृत्व है, ना उनमें कोई नीति है, ना उनमें कोई भी ऐसे गुण है कि वो अपनी कैडर को नहीं संभाल पाते, अपनी पार्टी को नहीं संभाल पाते। इस राष्ट्र को कहाँ से संभालेंगे, ये बात समग्र राष्ट्र बखूबी जानता है। तो ये थी हमारे साथ लोकसभा सांसद पूनम बेन, जिनका साफ तौर पर कहना है इस बार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जीत की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री के उद्बोधन के बाद यहाँ से चार्ज होकर कार्य करता जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने राहुल गांधी पर भी बोलते हुए कहा कि इस बार जनता राहुल गांधी को एक बार फिर से रिजेक्ट करने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट आचू के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन हुआ। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया था। बता दें कि पीएम मोदी ने समापन सत्र को संबोधित किया। तभी पीएम मोदी ने अपना संबोधन की शुरुआत जैन मुनि विद्यासागर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति की तरह है। मैं उनसे कई वर्षों में कई बार मिल चुका हूं। और क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, सुनवाते हैं आपको। भाजपा का कार्यकर्ता साल के हर दिन 24 घंटे देश की सेवा के लिए कुछ न कुछ करता ही रहता है। लेकिन अब अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास, नए जोश के साथ काम करने का है। आज मैं समस्त देशवासियों की तरफ से संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 पूज्य विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धापूर्वक, आदरपूर्वक नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता हूं। उनके संलेखन समाधिस्थ होने की सूचना मिलने के बाद उनके अनुयायी शोक में हैं, हम सभी शोक में हैं। और मेरे लिए तो यह एक व्यक्तिगत क्षति जैसा है। वर्षों तक मुझे व्यक्तिगत रूप से अनेक बार उनसे मिलने का, उनके दर्शन करने का, उनके मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला है। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। 10 वर्ष साहसिक फैसलों, दूरगामी निर्णयों के नाम है। जो काम सदियों से लटके थे, हमने उनका समाधान करने का साहस करके दिखाया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करके हमने 5 सदियों का इंतजार खत्म किया है। 7 दशक के इंतजार बाद देश को आर्टिकल 370 से मुक्ति मिली है। लगभग 6 दशक बाद राजपथ कर्तव्य पथ के नए स्वरूप में सामने आया है। 4 दशक बाद आखिरकार 1 रैंक 1 पेंशन की मांग पूरी हुई है। 3 दशक बाद आखिरकार देश को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली है। 3 दशक बाद आखिरकार लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण मिला है। हम राजनीति के लिए नहीं,
राष्ट्र नीति के लिए निकले हैं। हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने ये नहीं किया कि अब तो छत्रपति बन गए, सत्ता मिल गई तो चलो उसका आनंद लो। उन्होंने अपना मिशन जारी रखा। खबर लखनऊ से है, जहां भाजपा सुप्रीमो मायावती को एक बड़ा झटका लग सकता है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को अकेले उतरने के ऐलान कर चुकी भाजपा सुप्रीमो मायावती को पहले ही अमरोहा सांसद दानिश आज़ाद के रूप में एक झटका पहले से ही लग चुका है। तो वहीं अब कहा यह भी जा रहा है कि लालगंज लोकसभा की सांसद संगीता आज़ाद भी पार्टी छोड़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक संगीता इस महीने बीएसपी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं, क्योंकि सांसद संगीता आज़ाद कई बार पीएम मोदी की तारीफें कर चुकी हैं। खबर लखनऊ से है, जहां एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि जहां एलडीए के पार्क में अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर एलडीए के अधिकारियों की मिली भगत से चल रहा है। बता दें कि लाखों की रकम में एलडीए ने पार्क बनवाया था, जहां अवैध रूप से अतिक्रमण चल रहा है, जिसका इंडिया वॉइस की टीम ने रिलीट वेक किया है। बता दें कि गैस रिफिलिंग सेंटर आसपास धनी आबादी है, लेकिन एलडीए के अधिकारियों ने आंख बंद करके ये काम शुरू किया और फिलहाल और मिलकर कर रहे हैं मोटी कमाई की मांग और कारोबारियों की ऊंची पहुंच है। बता दें कि सूख के चक्कर में कोई कार्रवाई हो रही है। ये पूरा मामला पॉलिटिकल बीन के फौजाबाद हाईवे के किनारे बने एलडीए पार्क का है। खबर लखनऊ से है, जहां यूट्यूबर एलविश यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर कहा कि उनके मामले को तूल इसलिए दिया जा रहा है ताकि किसानों के प्रदर्शन के न्यूज़ को दबाया जा सके। बता दें कि रेव पार्टी के सांपों का जहर सप्लाई करने के आरोप से घिरे यूट्यूबर एलविश यादव ने पीपल फॉर एनिमल यानी पीएफए संस्था के सदस्यों पर अग्नि करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले को मीडिया में इसलिए तूल दिया जा रहा है ताकि किसानों के प्रदर्शन के न्यूज़ को दबाया जा सके। एलविश यादव ने शनिवार को सोशल मीडिया पर शेयर किए 13 मिनट 34 सेकंड के एक वीडियो रेव पार्टी को लेकर सांपों के जहर के रिपोर्ट को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही। दिल्ली पुलिस के द्वारा रेड लाइट एरिया के अंदर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के द्वारा महिला पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया। बता दें कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस कार्य को दिल्ली पुलिस के द्वारा अध्यक्ष कदम को अच्छा कदम बताया है। बता दें कि कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि दिल्ली का रेड लाइट एरिया एक ऐसा एरिया माना जाता है जहां महिला किसी भी को भी अपनी बात बता नहीं सकती है। अब दिल्ली पुलिस के द्वारा इस चेकिंग को स्पेशल बनाया गया है। इसमें महिला इंचार्ज और महिला स्टाफ भी मौजूद रहेगा। आपको बता दें कि इस चौकी को बनाने का मुख्य कारण है कि रेड लाइट एरिया में यहाँ महिलाएं अपनी बात किसी को भी नहीं बता सकती, जिसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि इस पुलिस चौकी में महिला आकर अपनी बात बिना किसी डर से बता सकती हैं। इस चौकी में महिला स्टाफ के साथ 5 महिला स्कूटी भी मौजूद रहेंगी, जो समय पड़ने पर महिला की सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग करने जा सकती हैं। बता दें कि इसका उद्घाटन कार्यक्रम में उपराज्यपाल वीके सक्सेना और दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोरा और तमाम उप जिलाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, आज ऑल वुमेन पुलिस पोस्ट सदानंद मार्ग पे इनॉग्रेट हुआ है, जो कि एक महत्वपूर्ण कदम है महिला सुरक्षा को लेकर। ये बहुत एक सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पे इधर आप देखेंगे लाहौरी गेट के जो बाज़ार हैं, जो थोक व्यापार के बाज़ार हैं, सामने में रेलवे स्टेशन है। सदानंद मार्ग अपने आप में एक कमर्शियल एरिया भी है और बहुत पुराना एक एरिया है। तो यहाँ पे पुलिस का प्रेजेंस बढ़ेगा, पेट्रोलिंग बढ़ेगा, तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और हमने इसको इस तरह से प्लान किया है कि यहाँ पे राउंड द क्लॉक डिप्लॉयमेंट रहे और एक पुलिस के प्रेजेंस में इंक्रीज हो।
सर इसीलिए की बात करें तो कहीं ना कहीं ये बदनाम मीडिया यहाँ पे ये चीज़ 100 साल से ऊपर पुराना चलता हुआ आ रहा है, बट इसमें हमारा यही रहता है कि वी शुड नॉट हैव एनी ह्यूमन ट्रैफिकिंग या उस तरह की कोई चीज़ ना हो। और इस जो एक सोशल प्रॉब्लम है इसमें भी पुलिस एक एंगेज करके कंस्ट्रक्टिवली काम करे, तो इस चौकी से यहाँ होने से उसमें मदद मिलेगा। सर दिल्ली पुलिस लगातार कहीं ना देखिए चैलेंजेस आते हैं, दिल्ली ऐसा एक महानगर है, वहाँ पे चैलेंजेस बहुत होते हैं, उस चैलेंजेस को हमें रिस्पॉन्ड करना है, एंटिसिपेट करना है, काम करना है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि इसमें इस बार हम सक्सेसफुल होंगे। खबर चंदौली से है, जहां एक बड़ा रेल हादसा होने से बच गया। आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के स्टेशन पर बीते दिन एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया, जब लोकमान्य तिलक ट्रेन व्यासनगर के समीप क्रॉसिंग पर करते समय जेसीबी से टकरा गई। बता दें कि टक्कर इतनी खतरनाक थी कि ट्रेन में बैठे यात्रियों में हड़कंप मच गया और जेसीबी के परखच्चे उड़ गए। इस घटना में जेसीबी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, तो वहीं रेल प्रशासन द्वारा ट्रेन और मौजूदा अवरोध को हटाया गया। मुरादाबाद से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि जहां ड्यूटी करती महिला पुलिसकर्मी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें महिला बेटे के प्रति मां का फर्ज निभाते हुए नजर आ रही है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर महिला पुलिसकर्मियों की जमकर तारीफें की जा रही हैं। तो वहीं ये पूरा वीडियो एसपी इंटर कॉलेज में चल रही परीक्षा में लगी ड्यूटी के दौरान का बताया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।